चलिए तो एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम 16 मई के सभी करंट अफेयर को यहां पर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन में थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम था, काफी स्टूडेंट ने कमेंट किया है, तो डोंट वरी, आज आपको सेशन में वॉइस बहुत ही क्लियर आने वाली है। तो सेशन को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम शुरू करेंगे 16 मई के करंट अफेयर को, लेकिन पहले चलेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे पर। आपको पीडीएफ चाहिए डेली करंट अफेयर की तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर इवनिंग में 6 बजे तक आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वेश्चन देखिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मुंबई ने किस टीम को हराकर रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है? किस दिन वर्ल्ड किडनी डे के रूप में मनाया जाता है? चर्चा में रहा पोबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित है? तो 3 क्वेश्चन मिड वीडियो में और भी एड ऑन हो सकते हैं, इसलिए वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं 16 मई के करंट अफेयर का। हाल ही में लॉरेंस वोंग ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? मतलब लॉरेंस वोंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये प्रधानमंत्री बने हैं सिंगापुर के, जो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। तो सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है हाल ही में लॉरेंस वोंग ने। ठीक है, 15 मई को लॉरेंस वोंग सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले व्यक्ति बने हैं। इनके पहले सिंगापुर के पीएम के पद पर ली सिन लुंग थे। इनके हटने के बाद अब नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए सिंगापुर में लॉरेंस वोंग। यहां पर लॉरेंस वोंग के बारे में आप पीएम के रूप में अपॉइंट हुए हैं, केवल इतना भी याद रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा देखिए तो सिंगापुर के एक राजनेता तो है ही है, इसके अलावा एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं। सिंगापुर की पीपुल्स एक्शन पार्टी से ये संबंधित है। ओके, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, सिंगापुर दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, इसकी कैपिटल सिंगापुर सिटी है और थर्मन शनमुगरत्नम वर्तमान में सिंगापुर के प्रेसिडेंट के पद पर है। यहां पर हमारा क्वेश्चन पीएम से है, तो लॉरेंस वोंग सिंगापुर के हाल ही में नए पीएम के रूप में नियुक्त किए गए। पहला क्वेश्चन डन हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन जो कि ऑबिटरीज से संबंधित है, निधन से संबंधित है, उनको याद रखिएगा। एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता लेखिका एलिस मुनरो का हाल ही में निधन हो गया। इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो कौन है ये? लेखिका एलिस मुनरो। अब देखिए, अगर आपको क्वेश्चन पर ही ध्यान देंगे तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। लेखिका एलिस मुनरो है, तो जब ये लेखिका है तो इनको जो नोबेल प्राइज दिया गया होगा वो ऑब्वियस सी बात है कि साहित्य के क्षेत्र का नोबेल दिया गया होगा। हाल ही में एलिस मुनरो कनाडा की रहने वाली है। कहां की? कनाडा। इनका निधन हो गया है लंबी बीमारी के बाद, हाल ही में 92 वर्ष की आयु में। इन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। डिमेंशिया से पीड़ित थी काफी समय से, 92 वर्ष की आयु तक इन्होंने जीवन जिया। डिमेंशिया की बात करें तो भूलने की बीमारी हो जाती है, मतलब भूल जाते हैं और निर्णय लेने की क्षमता भी खत्म हो जाती है, तो इसे कहा जाता है डिमेंशिया। तो एलिस मुनरो इससे पीड़ित थी, काफी फेमस साहित्यकार रही है कनाडा की। ठीक है, साहित्य के लिए इन्हें साहित्य के क्षेत्र में 2013 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है और साहित्य के लिए नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली पहली कनाडाई महिला है। कौन? एलिस मुनरो। 92 वर्ष की आयु में हाल ही में एलिस मुनरो का निधन हो गया। 2013 में इन्हें साहित्य का नोबेल दिया गया था। ओके, इसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण इन्हें 2009 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। 92 वर्ष की आयु में एलिस मुनरो का निधन हो गया। कनाडा की बहुत ही फेमस साहित्यकार थी। ओके, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं मैं। तो आप सभी के लिए रीजनिंग का फाउंडेशन रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है आज ओनली 69 रुपीज में। ओके, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इंटरफेस में आपको काफी बार बता भी चुका हूं कि आपको कैसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पर आप डायरेक्ट बाय नाउ पर क्लिक करके
₹69 में रीजनिंग के इस फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच है आप सभी के लिए। ऑलमोस्ट 20 लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे और इतनी ही आपको टेस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है और 10 से ज्यादा आपको पीडीएफ नोट्स भी रीजनिंग के प्रोवाइड किए गए हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में। तो ₹69 में बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आप इसे बाय कर सकते हैं। अगेन मैं आपको बता दूं कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन तक जाने की भी जरूरत नहीं है, यहीं से आप परचेस कर पाएंगे इस कोर्स को। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाए हम इसके बाद। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस महासंघ की रैंकिंग में टॉप 25 में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये है मनिका बत्रा, भारत की बहुत ही फेमस महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी है। हाल ही में इंटरनेशनल टेबल टेनिस महासंघ ने एक रैंकिंग जारी की है, टॉप 25 जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं वर्ल्ड में, महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी है, उनकी रैंकिंग जारी की है। और इसमें भारत की एकमात्र ऐसी महिला टेबल टेनिस प्लेयर जो कि टॉप 25 में आज तक अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की इस रैंकिंग में पहुंची है, यह है मनिका बत्रा। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी है भारत की। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की जो रैंकिंग आई है टॉप 25 की, उसमें मनिका बत्रा को 24th स्थान पर रखा गया है और इस तरह टॉप 25 में पहुंचने वाली मनिका बत्रा पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी है। सर फोटो तो बताओ। तो ये है मनिका बत्रा। ओके, कहां से बिलोंग करती है? तो ये बिलोंग करती है भारत के दिल्ली से। ओके, अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है टेबल टेनिस खेलों में इनके योगदान के कारण 2018 में, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था इन्हें 2020 में। कौन? मनिका बत्रा। अब जो रैंकिंग आई है टॉप 25 महिला टेबल टेनिस प्लेयर की, उसमें पहले स्थान पर चीन की टेबल टेनिस खिलाड़ी युन यिंगशा को रखा गया है। ठीक है, और मनिका बत्रा इस लिस्ट में 24th नंबर पर है। किस खेल की खिलाड़ी है? टेबल टेनिस। ठीक है, चलिए इंटरनेशनल टेबल टेनिस महासंघ या टेबल टेनिस फेडरेशन की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में अंतरराष्ट्रीय लेवल पर टेबल टेनिस को गवर्न करने वाली इंटरनेशनल बॉडी है, जिसकी स्थापना 1926 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, जिसे कहा जाता है लिट्टे शॉर्ट में, इसको एक गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। लिट्टे की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए लिट्टे को अगर हम समझे ना तो ये तमिल के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, सॉरी श्रीलंका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में काम करने वाला एक संगठन है जो कि एक उग्रवादी संगठन है श्रीलंका। भारत ने हाल ही में इस संगठन को लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम लिट्टे इसे गैर कानूनी संगठन घोषित किया है और बैन किया है, जिसकी स्थापना वी प्रभाकरण के द्वारा की गई थी। अगर आप थोड़ा सा भी पॉलिटिक्स वगैरह में इंटरेस्ट रखते हो और अगर आप न्यूज देखते होंगे तो आपको पता चलेगा कि कभी लिट्टे यही ग्रुप कारण रहा है राजीव गांधी की मृत्यु का। कभी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इस संगठन की स्थापना का श्रेय वी प्रभाकरण को दिया जाता है। ऑलमोस्ट 2000 ईस्वी के आसपास, एक पर्टिकुलर सन नहीं बता रहा हूं क्योंकि मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 2000 ईस्वी के आसपास श्रीलंका में एक सैन्य अभियान चलाकर इनको मार गिराया गया था वी प्रभाकरण। ठीक है ना, तो ये लिट्टे के संस्थापक हैं। यही हमसे पूछा गया है। हाल ही में भारत की जो होम मिनिस्ट्री है उसने भारत की सोवरेनिटी को बनाए रखने के लिए, भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए, क्योंकि ये जो उग्रवादी संगठन है कहीं ना कहीं भारत की सोवरेनिटी और अखंडता को हानि पहुंचा सकता है और ये खतरा है भारत के लिए, इसीलिए भारत की होम मिनिस्ट्री ने इसे गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। हाल ही में लिट्टे को 5 साल के लिए बैन किया है। आगे आने वाले, ठीक है, देखो पूर्वोत्तर श्रीलंका का एक उग्रवादी संगठन है, 1975 में इसकी स्थापना की थी वी प्रभाकरण ने। श्रीलंका के काम क्या है इसका? तो श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तमिल भाषी जो अल्पसंख्यक है ना, उनके लिए एक स्वतंत्र देश या राज्य की ये मांग कर रहे थे और उसके लिए इन्होंने हथियार उठा लिए थे।
ठीक है, श्रीलंका में जो तमिल बसे हुए हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, उनकी वो अल्पसंख्यक है वहां पर वो तमिल लोग, तो उनके लिए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना इनकी डिमांड थी। तो इसीलिए 1975 में वी प्रभाकरण ने इसकी स्थापना की थी। लेकिन ये उग्रवादी संगठन है, मतलब हथियारों के दम पर ये सत्ता चाहता है, तो भारत ने भी इस पर हाल ही में 5 साल के लिए इसे गैर कानूनी घोषित किया है। लिट्टे फुल फॉर्म देखने जाएं तो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर या व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो एक थिंक टैंक है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, इसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है और 2024 के लिए इसने बताया है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार 2024 की इस रिपोर्ट में चाइना को बताया गया है। आंसर हो जाएगा आंसर बी। पहले अमेरिका था, अब इस साल इस रिपोर्ट में 2024 में चाइना भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदारी देश है। ओके, फाइनेंशियल ईयर 2024 में चीन से आयात $100 बिलियन से अधिक रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा व्यापार भागीदार 2024 की इस रिपोर्ट में चाइना रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 के दौरान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका था पिछले 2 साल में, और अब 2024 की रिपोर्ट में कौन बन गया? चाइना। ठीक है, देखिए इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का चाइना के साथ जो द्विपक्षीय व्यापार है, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों मिलाकर $118.4 बिलियन का था। इसमें आयात में वृद्धि हुई है 3.24%, आयात बढ़कर $101.7 बिलियन हो गया। अब ऐसा नहीं है कि आयात ही बढ़ा है, हमने एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। इंडिया का एक्सपोर्ट 2023 की तुलना में फाइनेंशियल ईयर 2024 में देखिए 8.7% बढ़ा है। मतलब आयात तो बढ़ा ही है, लेकिन सब समझिए कि एक्सपोर्ट जो हम पहले कभी नहीं करते थे, बहुत कम करते थे, वो भी 8.7% बढ़कर $16.67 बिलियन का हो गया। $118 बिलियन ऑलमोस्ट, इसमें से सबसे ज्यादा देखिए इंपोर्ट है $101.7 बिलियन का, और बाकी जो बचा है वो है एक्सपोर्ट। ठीक है, तो बड़ा हिस्सा इंपोर्ट का है और छोटा हिस्सा एक्सपोर्ट का है। ठीक है, हमने अब मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज को धीरे धीरे बढ़ावा दिया है, तो धीरे धीरे ये टारगेट भी बढ़ेगा। लेकिन ठीक है, हमारा क्वेश्चन था ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार कौन? तो ये है चाइना। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का ट्रेड कम क्लियरिंग मेंबर बनने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? तो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, जिसे IIBX के नाम से जाना जाता है, इसका ट्रेड कम क्लियरिंग मेंबर बनने वाला भारत का पहला बैंक बना है SBI, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए आपके दिमाग में तो सबसे पहले यही आएगा कि सर ये एक्सचेंज क्या है? तो भारत में जो सराफा व्यापारी, मतलब जो सोने चांदी का व्यापार करते हैं, उनके लिए एक इंटरनेशनल मार्केट प्रोवाइड करने के लिए IIBX की स्थापना की गई थी। अब इसका ट्रेड कम क्लियरिंग मेंबर बनने वाला पहला बैंक बना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यहां पर इस एक्सचेंज की बात करें तो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 29 जुलाई 2022 को गुजरात में की गई थी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, भारत में सोने चांदी के जो व्यापारी, उनके अंतरराष्ट्रीय पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और अब SBI एक मेंबर के रूप में रजिस्टर्ड हुआ है यहां पर, कौन सा? ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर, मतलब इंटरनेशनल जो भी ट्रेडिंग होगी इन सराफा व्यापारियों के मध्य में, उसमें मीडिएटर के रूप में काम करेगा कौन सा बैंक? SBI। डन। ठीक है, हमारा क्वेश्चन यहीं तक हमारे लिए काम हो जाता, लेकिन हम ये भी देख लेते हैं कि IIBX भारत में क्या काम करती है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, IIBX विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विनियमन के लिए गठित की गई संस्था है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अंतर्गत कार्य करती है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए विनियमन करने वाली भारतीय संस्था है। ठीक है, इसके अंतर्गत स्थापित किया गया है IIBX को। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, तो यहां पर मैं आपको बता चुका हूं कि संस्था का काम क्या है,
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अंतर्गत स्थापित किया गया है IIBX को। IFSCA की बात करें तो इसकी स्थापना भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम 2019 के अंतर्गत की गई थी। ओके, और इसी के तहत स्थापित किया गया IIBX। डन, आगे बढ़िए। हाल ही में चर्चा में रहा पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पेंच टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो देखिए वैसे ये 2 राज्यों में फैला हुआ है, लेकिन यहां पर एक है मध्य प्रदेश और एक है महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है और महाराष्ट्र के उत्तर में स्थित है। तो 2 राज्यों की सीमाओं के अंदर फैला हुआ है। यहां पर हमारे पास ऑप्शन एक ही है महाराष्ट्र, तो हम आंसर ले लेंगे महाराष्ट्र। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के दक्षिण में और महाराष्ट्र के उत्तर में फैला हुआ देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में पेंच टाइगर रिजर्व को इंदिरा प्रियदर्शिनी टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। मोगली जंगल बुक का जो कैरेक्टर है वो पेंच नेशनल पार्क से ही इंस्पायर्ड है, ध्यान रखना। और कमेंट में बताना कि जंगल बुक जो बुक लिखी गई है उसके राइटर कौन है, ठीक है, इतना तो बता सकते हो, ठीक है। चलिए, अब पेंच नेशनल पार्क सुर्खियों में क्यों है? तो देखिए यहां पर पहली बार लेपर्ड केट को डिटेक्ट किया गया। लेपर्ड केट, यहां पर आप देखिए लेपर्ड की तरह आपको ये दिखाई देगी, धब्बे अगर आप देखेंगे केट है ये, लेकिन लेपर्ड की तरह इसका पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। भारत में ये बहुत ही रेयर कभी कभी देखने को मिली है, कुछ पूर्वोत्तर की जगह पर कभी कभी देखी गई है, लेकिन मिड इंडिया में आज तक नहीं देखी गई। पहली बार पेंच टाइगर रिजर्व में लेपर्ड केट को डिटेक्ट किया गया। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा के अंदर स्थित है, दोनों राज्यों में फैला हुआ है। इस जंगली बिल्ली की लेपर्ड केट की बात करें तो यह भारत में दक्षिण, दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया में रहने वाली छोटी जंगली बिल्ली की प्रजाति है। 2002 में IUCN की रेड डेटा लिस्ट में इसका नाम शामिल किया गया था, है ना, संकटग्रस्त प्रजाति। तो एक फैक्ट ये भी हो जाता है कि रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? तो रेड डेटा बुक IUCN के द्वारा जारी की जाती है ना, जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों का उल्लेख रहता है। पेंच नेशनल पार्क कहां पर है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, जहां पर लेपर्ड केट की प्रजाति को डिटेक्ट किया गया है, ठीक है। आगे बढ़े। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी चंद्रमा पर ट्रैक फ्लोट को विकसित करेगी? तो चंद्रमा पर देखिए जो पेलोड होता है ना, जब हम चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करते हैं तो जो पेलोड होता है जो कि नमूने लेता है, उसको क्या होता है कि जब वो चलता है तो चंद्रमा की सतह पर गड्ढे या धूल के कारण वो प्रॉब्लम में भी आ जाता है और कभी कभी हो सकता है गिर भी जाए, जिससे हमारे काम रुक जाए या वो हमको इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड कर पाए, खराब हो जाए। तो इसलिए चंद्रमा पर एक ट्रैक बिछाया जा रहा है, इसको नाम दिया गया है फ्लोट, और ये बिछाएगा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, इमेज देख के आपको समझ में आएगा। देखो ये पर्टिकुलर एक पेलोड परिवहन, यहां पर आप देखेंगे तो ये पेलोड है, जैसे कि हमारा गया था चंद्र मिशन। तो अब जब वो चलता है चंद्रमा की सतह पर तो गड्ढे या धूल के घर्षण के कारण या तो गड्ढे में गिर गया या फिर कोई और प्रॉब्लम हो गई, जिससे हमारा पूरा मिशन हो जाता है बर्बाद। तो अब नासा ने क्या किया है, वो इस तरह से एक पूरा ट्रैक बिछाएगा, जैसे हाईवे होता है, देखो आप, ठीक है, उस पर इस पेलोड को चलाया जाएगा ताकि वो आसानी से इधर उधर रन कर सके और चंद्रमा के नमूने इकट्ठे कर सके, ठीक है। तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा चंद्रमा पर ट्रैक फ्लोट को विकसित करेगी। यहां पर फ्लोट की बात करें तो फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक, फ्लोट का फुल फॉर्म, ठीक है। उद्देश्य क्या है? तो चंद्रमा पर पेलोड परिवहन का आसानी से परिवहन किया जा सके, आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। इस फ्लोट को या इस ट्रैक फ्लोट को बिछाने का मुख्य उद्देश्य, जो कि चंद्रमा की सतह पर बिछाएगा कौन? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है हर साल 16 मई को। डेंगू के बारे में जानते हैं, वायरस से होने वाली डिसीज है, वायरस जिसका वाहक मादा एनीफिलीज या एंडीज मच्छर आप बोल सकते हैं, मादा एंडीज मच्छर के द्वारा वाहक है। मच्छर इसका वाहक होता है, मादा मच्छर इसकी वाहक होती है, और वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। किसके द्वारा? वायरस,
ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। जब पूछा जाता है कि कौन सी डिसीज वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, फंगी के द्वारा होती है, तो उसमें ये क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है कि डेंगू किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण। डेंगू में नॉर्मली बुखार, तेज बुखार आना, जोड़ों में दर्द होना, है ना, आंखें में दर्द होना, सिर में दर्द होना, तो ये डेंगू के बेसिक लक्षण है। इससे निपटने के लिए 16 मई को हर साल भारत में या इसके प्रति भारत में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है 16 मई को। ऐसी कोई भी जगह जहां पर गंदा पानी इकट्ठा होता है, कुछ भी हो सकता, पोखर हो, घर में छोटे छोटे प्लास्टिक के बर्तन हो, छत पे रखे रहते, बारिश में इकट्ठा हो जाता है, तो यहां पर ये मच्छर सबसे ज्यादा पनपते हैं, जो कि डेंगू के लिए जिम्मेदार है। तो भैया आप ऐसी जगह पर साफ सफाई रखें, यही नेशनल डेंगू डे का मुख्य उद्देश्य है, ताकि आपको डेंगू के प्रति अवेयर किया जा सके। कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है हर साल। ओके, भारत में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसकी शुरुआत की थी। 16 मई के दिन यह मनाया जाता है। 2024 में डेंगू प्रिवेंशन अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सेफ टुमारो नेशनल डेंगू डे की थीम है। क्या है थीम? डेंगू प्रिवेंशन अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सेफर टुमारो नेशनल डेंगू डे की थीम है। कब मनाया जाता है? 16 मई को। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो देखिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, देखिए जब ये क्वेश्चन आता है ना, तो पता है ऑप्शन में या तो WWF होता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, या फिर IUCN होता है। पर ध्यान रखना, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट इसे जारी किया जाता है ड्रग्स एंड क्राइम पर यूनाइटेड नेशन के जो कार्यालय है उसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसके द्वारा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट को जारी किया जाता है। 2024 में भी ये रिपोर्ट आई है। जारी कौन करता है? तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। देखिए इसमें केवल इतना ही था, अंदर रिपोर्ट में कुछ चीजों को एड्रेस किया गया है, कुछ की पॉइंट बताए गए हैं, पर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो हम केवल ये देखेंगे कि रिपोर्ट कौन जारी करता है। ध्यान रखना, ड्रग्स और अपराध पर यूनाइटेड नेशन कार्यालय जो है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसके द्वारा वन्यजीव अपराध रिपोर्ट, विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 को हाल ही में जारी किया गया, जो कि 2023 में 3rd एडिशन है। क्या बताया गया है? तो पूरा तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इतना जान लो कि 2015 से 2021 के दौरान अवैध रूप से कारोबार किए गए जितने भी पौधे हैं, पशु उत्पाद है, उनसे संबंधित ये रिपोर्ट है। तो आप देखिए, नाम से समझ में आएगा, वन्य जीव अपराध, वनस्पति, वन्य जीव, इनका जो क्रय विक्रय किया जाता है ना, अवैध तरीके से, इसके बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया। तो ठीक है, हम हमारा आंसर ले लेते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 को यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के द्वारा हाल ही में जारी किया गया। ओके, तो यहां पर 16 मई के सभी करंट अफेयर को हमने डिटेल में समझ लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे की सारे। अब हम बात करेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन की। एक एक करके 10 क्वेश्चन जो हमने कल के सेशन में पढ़े थे, उनको यहां पर कलेक्ट करते हैं। पहला देखिए, 30वां सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट 2024 किसने जीता? किसने जीता है? जापान ने। हराया किसको? पाकिस्तान को। किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया? कहां के थे? बिहार। इजी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई, किस भाषा के लेखक है? तो ये अंग्रेजी भाषा के लेखक है, नाम से समझ में आएगा, रस्किन बॉन्ड। भारत ने किस देश के चाबहार पोर्ट को 10 साल के लिए लीज पर लिया? तो चाबहार पोर्ट है ईरान, ओमान की खाड़ी में, है ना, ईरान का पोर्ट है, जिसे भारत ने 10 साल के लिए लीज पर लिया है। अप्रैल माह की फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ हेले मैथ्यूज किस देश की महिला क्रिकेट खिलाड़ी है? तो ये वेस्ट इंडीज की महिला क्रिकेट खिलाड़ी है हेले मैथ्यूज। भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिलम किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है भारत के तमिलनाडु राज्य से। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो यह आयोजित किया गया है नीदरलैंड में।
हाल ही में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो माउंट ईबू ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है। एक और ज्वालामुखी से मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था इंडोनेशिया का, जिसमें 24 घंटे में 5 बार विस्फोट हुआ था। कौन सा था? माउंट रुआंग ज्वालामुखी। ये भी इंडोनेशिया में है, जिसमें कुछ समय पहले विस्फोट हुआ था। भारत की किन रचनाओं को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया? तो रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय लोकलोकन, सभी को। आंसर डी। लास्ट क्वेश्चन क्या था? लास्ट क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहां स्थापित किया गया? तो फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया गया है छत्तीसगढ़ में, दुर्ग में। ठीक है, तो ये हमने कल के सेशन में पढ़ा था। अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, वर्ष 2023 के लिए 33वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो प्रभा वर्मा को दिया गया है। किसे? प्रभा वर्मा को, मलयालम भाषा की साहित्यकार। व्लादिमीर पुतिन को कौन से कार्य, मलयालम भाषा के है ना साहित्यकार, व्लादिमीर पुतिन कौन से कार्यकाल के लिए रूस के राष्ट्रपति चुने गए? तो व्लादिमीर पुतिन 5वें कार्यकाल के लिए रूस के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। निर्वाचन आयोग ने किस भारतीय दिव्यांग खिलाड़ी को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया? तो ये कौन थी? शीतल देवी, है ना, महिला आर्चर है, पैरा आर्चर शीतल देवी। इन्हें निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया था कुछ समय पहले। व्लादिमीर पुतिन 5वें कार्यकाल के लिए रशिया के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए गए। हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। किसका? स्टडी पॉइंट एक आईडी है जिनकी भी है, तो इन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। पहले हो जाते हैं प्रभा वर्मा, जिन्हें 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया। व्लादिमीर पुतिन 5th, ये भी बता दिया। शीतल देवी आर्चरी। यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन मैंने मिड वीडियो में पूछे थे। एक तो मैं आपको बता चुका हूं, माउंट रुआंग इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है, और ऐसा सेकेंड इंटरनेशनल पोर्ट जिस पर भारत का कंट्रोल है, तो यह है सितवे पोर्ट म्यांमार में, और चाबहार पहला था जिसको हमने कल पढ़ा था। ठीक है, एक और कमेंट आया यहाँ पर स्वाति अवस्थी का। उन्होंने कहा है सर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उस पर आप डबल स्टार कर दीजिएगा ताकि पता रहे कि कौन सा इंपॉर्टेंट हो। तो देखिए स्वाति, वैसे तो सारे ही क्वेश्चन आपको नोट करना चाहिए, पर उसमें से भी 2, 3, 4 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उन पर मैं स्टार कर दिया करूंगा, तो उसे नोट कर लीजिएगा। वैसे तो आपको सारे क्वेश्चन नोट करने हैं, क्योंकि पूछा क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। डन। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं आज के इस वीडियो में, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।